आज मेरी सुहागरात थी और मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। पर मुझे पता था कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। मैं इसीलिए परेशान थी कि मेरा शौहर मुझे देखते ही एक ख़राब लड़की समझना शुरू कर देगा। ऐसी बात नहीं थी कि मैंने कोई गुनाह किया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे देखते ही उसके दिल में पहली बात यही आएगी कि क्योंकि सारी ज़िंदगी मुझे लोगों ने गलत ही समझा था और इसकी वजह भी बहुत बड़ी थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और मेरा दुपट्टा मेरे दुल्हन के लिबास से भी बड़ा था। इस दुपट्टे से मैंने अपने आप को छुपाया हुआ था, लेकिन कब तक छुपा पाती। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी सांसें इधर उधर होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो ही जाऊंगी। वो मेरे पास आके बैठा और मुझे गौर से देखने लगा। मैं समझ गई कि वो क्या देख रहा है। वो मेरा जायज़ा ले रहा था और अब उसकी ज़बान से वही लफ्ज़ निकलेगा जो मेरी रूह पे बहुत बड़ा ज़ख्म लगा देगा। लेकिन जब उसने ऐसी बात कही तो मैं हैरान रह गई और वो फ़ौरन उसके सामने अपना सब कुछ, मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पे कदम रख रही थी, जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर नस्वानी हुस्न बहुत ज़्यादा था। मेरी माँ बहनें मुझे बातें सुनाया करती थी। मेरी छोटी सी उम्र में अपने इतने बड़ा दुपट्टा करवाया करती थी। मैं इस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है, मैंने क्या किया है। मेरी और बहनें भी थी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे जवान हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आ रही थी जो कुछ ही ज़्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसा नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने मेरे कपड़ों के साथ दुपट्टे नहीं बल्कि चादरें बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती कि गर्मी गई बाढ़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट के रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई ना कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात पे हमारी सारी बहनें बाज़ार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी। उन्होंने कहा इस वक्त बहुत रश होता है, बाज़ार में इधर उधर के सारे लड़के लफंगे आए होते हैं। मैंने कहा कि रश में तो मज़ा आता है, मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और चीज़ें लेनी है। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ ही देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना, तो घर बैठ के हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था, मैं ऐसी थी तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामला होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी को कद की ज़रूरत ज़्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है और बहुत पतला होता है। अगर मेरा नस्वानी हुस्न ज़्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली अचार खाने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो ये सारी चीज़ें मुझसे दूर रखती। वो कहती थी पहले ही तू अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज़ें खाएगी तो और भी बड़ी भैंस और गाय बन जाएगी। अपनी अम्मी के मुंह से भी ये लफ्ज़ सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी बहनें मुझे भैंस और गाय कह के बुलाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन मेरी कज़न ने भी मुझे बहुत उल्टी बात कर दी। उसने कहा कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुम्हें मिलकर पैक वाले उठा ले जाएंगे। ये बात सुनकर मैं तो गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़न की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया, आप लोग सबसे एक तरफ रहते हैं, ज़्यादा आना जाना भी नहीं करते और इसके तो आप कभी भी कहीं नहीं लेकर जाते। कोई ऐसा मामला तो नहीं कि इसकी पहले शादी हुई हो और आप लोगों ने किसी को बताया भी नहीं और ये तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस इस दिन के बाद तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना बंद कर दिया। और ये वही उम्र थी कि जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक़ होता था कि तैयार होंगे और अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं जवान होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरी अम्मी को हर 6 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई खोलकर कपड़े को बड़ा कर लिया जाए। वो कहती थी कि तेरा बाप कोई छोटी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 6 महीने बाद नए कपड़े बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्द फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था।
मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने कहा कि एक दवाई होती है, गोलियां होती हैं, इनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तेरा नस्वानी हुस्न कम हो जाएगा और तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा के दे, मैं उसे पैसे दे दूंगी। उसने कहा कि पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अपने भाई से कह दूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारा भाई सवाल नहीं करेगा। तो उसने कहा कि मैं कह दूंगी कि मेरी किसी दोस्त को चाहिए। अभी इतना तो करना पड़ेगा। मुझे अभी से ही बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वो अपने भाई को बताती कि मुझे ये गोलियां चाहिए, इसका भाई समझ जाता कि मेरे लिए ही मंगवा रही है, क्योंकि मेरा उनके घर आना जाना था और बचपन से ही मैं सब लोगों की आंखों में आ जाती थी, क्योंकि मेरा वजूद ऐसा ही था। मैं सारी सारी रात रोती थी। कहने को मेरे 3 बड़ी बहनें थी। बड़ी बहनें भी माँ की जगह होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई अच्छी बात नहीं की। मेरी 2 बहनों की मंगनी हो चुकी थी, एक बहन की शादी हो गई, घर में रिश्ते आने लगे। मेरी तीसरी वाली बहन अभी शादी नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ाई कर रही थी। उसने कहा मैं पहले 16 जमातें पढ़ूंगी फिर शादी करूंगी, और उसने कहा कि आप उज़्मा की शादी करवा दें, वैसे भी उसके जो हालात हैं उसका रिश्ता हो जाएगा तो बेहतर है, उसका रिश्ता तलाश करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है। मैंने कहा अम्मी शादी नहीं करना चाहती। अम्मी ने कहा और क्या तू पढ़ना चाहती है? पहले ही स्कूल कॉलेज में तेरी वजह से हमें भी बातें सुनने को मिली, और तुझे भी अब तो क्या चाहती है कि मैं तुझे नौकरी करने भेजूं ताकि सारा माशरा तुझ पे हंसे और साथ हमारी भी जग हंसाई हो। मैंने कहा अम्मी अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे जान से मार दें, और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी अम्मी ने कहा कि ज़्यादा ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतवार को तैयार हो जाना और काले कपड़े पहनना ताकि तेरा वजूद थोड़ा कम दिखाई दे। लड़के वाले आ रहे हैं, अगर तू इनको पसंद आ गई तो तेरी शादी करवा दूंगी, फिर तू जान और तेरी आगे की ज़िंदगी जाने, हमें कोई मसला नहीं होगा। अपनी मुसीबतों से तुझे खुद ही लड़ना होगा। एक दिन मेरे चाचू का बेटा आया हुआ था जो हमारा कज़न था, लेकिन उम्र में इतना बड़ा नहीं था। वो सहन में बैठा था और मेरी अम्मी उसके पास बैठी बातें कर रही थी। मैं सहन में झाड़ू मार रही थी। अम्मी ने जब मुझे देखा तो सीधा मेरे पास आई और मुझे कहा कि दफ़ा हो जा, उसे अपने कमरे में निकल जा, यहाँ से क्या कर रही है? तो मैंने कहा कि अम्मी मैं झाड़ू मार रही थी। अम्मी ने कहा कि तू मत मार झाड़ू, तू ऐसे काम मत किया कर जिसके लिए तुझे ज़मीन पर बैठना पड़े, उठ जा यहाँ से इस लड़के के सामने। अम्मी ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, वो भी क्या सोचता होगा। मैं इस 3-4 साल की बड़ी थी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं कमरे में भाग गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। बाद में अम्मी ने मुझे कहा कि अपने आप को देखा है, बैल बनती जा रही है, और फिर इसके सामने झाड़ू फेर रही थी। अपना आप दिखाने का शौक़ है तुझे? मैंने कहा कि मैं अपना आप किसको दिखाना था, वो तो एक बच्चा है। अम्मी ने कहा कि बच्चा नहीं है, वो जवान है और तू भी जवान है, ख़बरदार जो आइंदा किसी के सामने आई तो बस करती हूँ तेरा कुछ। बुलाती हूँ रिश्ते वालों को, जल्दी बुलाती हूँ, क्योंकि अब जल्दी जल्दी जान छुड़वानी पड़ेगी तुझसे। मैं इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गई। अगले दिन हमारे घर में एक खाला आई। उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? मैंने कहा कि मैं आई इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कोई दवाई डलवाई तो बढ़ जाएगा। नहीं, उनको क्या बताती कि इस दर्द की कोई दवाई नहीं। मैं खामोश हो गई, बोलती भी तो क्या बोलती। मैं अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं उनकी बेटी हूँ, वो भी सबसे छोटी। लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बुरी लगती थी। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाली आई तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। मेरी अम्मी कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा अम्मी कैसी लग रही हूँ? मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा कि ये क्या, इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों है? मैंने कहा कि इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा कि वो दूसरा दुपट्टा ले आए और इस सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो मैं बहुत बड़ा था। मैंने कहा कि अम्मी इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी? अम्मी ने कहा संभालना पड़ेगा, अपने आप को छुपा के बैठना, ज़्यादा नीचे मत झुकना। मुझे इनकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। फिर उन्होंने मुझे अपने दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था, और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ, खाला और दादी आई थी। वो लोग अम्मी से बातें कर रहे थे। मुझे मेरी बहन ने आके ख़बर दी। उसने कहा ये लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं और मर्दों से
भरा हुआ घर है, इनका क्या बनेगा तेरा वहाँ पे? तुझे तो अपने आप को इस तरह से छुपा कर रखना पड़ेगा जैसे पुराने ज़माने में मिस्र के लोग मम्मी बनाया करते थे, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें ही नज़र आती थी। वो बन के घूमना पड़ेगा। वो बुरी तरह से हंसने लगी और उसकी हंसने की आवाज़ मेरे दिमाग में लग रही थी। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, ज़ाहिर है उन्होंने मुझे देख के अजीब सा ही रद्द-ए-अमल देना था। पर जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया। कुछ मैं खुद भी लापरवाह थी और कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि बहन, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आपकी बेटी को क्या पहले शादी हो चुकी है? तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से हो गई, यह तो सबसे छोटी है, वो तो तीसरी वाली की पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई में वो बहुत लायक है, इसलिए हम चाहते हैं कि पढ़ाई पूरी कर ले तो उसकी शादी करवा देंगे। उन्होंने कहा कि ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे होंगे। जैसे दूध पिलाने वाली माओ का हाल होता है, बिल्कुल वैसे ही लग रही है। ये तो कंवारी लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती, कंवारी लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी साख्त भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले मैंने तो किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको कसम देने को तैयार हैं। अब सबसे ज़्यादा और क्या होता, मेरी बेटी बिल्कुल कंवारी है। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो मामला कोई और लग रहा है कि हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों पे भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी ज़िंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माजरत चाहते हैं। हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फ़ोन करके बाद में बता देंगे और फ़ोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तो मुंह पे ही इनकार कर दिया और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए, पर अम्मी ने मुझे थप्पड़ों से उतार दिया और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इस दफ़ा जो बातें मुझे सुनने को मिली मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे मैं एक छोटी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बन के गुजारी और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने वो दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई और चोरी चोरी मुझे वो दवाई पकड़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी दवाई आ गई थी। मैंने कहा कि हाँ, दो मुझे, मैंने इधर देखा ना उधर देखा, एक साथ ही 4 गोलियां इकट्ठी खा ली। मेरी दोस्त ने कहा कि पागल हो गई हो, ऐसे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगी, बस मुझे आपको ठीक करना है, मैं जल्दी जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। उसने कहा यह कोई बीमारी नहीं। मैंने कहा कि बीमारी नहीं है, पर मेरे लिए अजाब और मुसीबत बन चुकी है। तुम नहीं समझोगी, बस तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मेरे कानों में छोटी छोटी सोने की बालियां थी, वो मैंने उतार कर उसे देने की कोशिश की कि क्यों ना मैं इसका आसान ना लेना चाहती थी। उसने कहा कि पागल हो गई हो, क्या नहीं चाहिए पैसे, बस तू अपने आप को संभालो। मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली थी। रात को फिर मैंने गोलियां खा ली। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चला कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चलो अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं अपने होशो हवास में ही बेगानी हो गई। लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी कमरे में आई, उन्होंने मेरे मुंह पर रख के थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर पर पड़ी थी, मेरी हालत अभी भी गैर थी। उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने कहा कि बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? ये कौन से बाहर से मुल्क ने तूने गोलियां मंगाई हैं? किस किस्म की गोलियां हैं जो जिनका तू खा रही है और इन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है? इसका मतलब है कि तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर सबको अपना आप दिखा रही है, बताना चाहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा माल है, मैं बड़ी मोटी ताज़ा लड़की हूँ। मैं शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी क्या होता, ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अम्मी की तरफ देख नहीं रही थी, बस सिसक सिसक कर रो रही थी। अम्मी ने वो गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी फेंक दिया। उन्होंने कहा आइंदा तूने अगर इस तरह की हरकत की तो किसी रोंडे के 3 बच्चों को बाप से तेरी शादी करवा दूंगी, फिर संभलती रहना गैरों के बच्चे। 1.5 महीने तक पूरे घर में किसी ने मुझसे बात नहीं की। मेरी औकात ऐसी गिरा दी जैसे मैं घर में हूँ ही नहीं। खाना भी नहीं पूछते थे, मुझसे कोई बात भी नहीं करता। ऐसे लगता था कि नफसानी मरीज़ा बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की माँ देखने के लिए आई थी,
लेकिन लड़के की माँ अंधी थी। इसके साथ उनके एक भतीजी थी, उसने उनको बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी थी, मैंने कोई बात नहीं बोली, अपने आपको चादर में छुपा रखा था। मेरी बहनें हंस रही थी कि अगर तुम्हारी सास की आंखें होती तो वो कभी भी तुम्हारे लिए हाँ ना बोलती। और जो लड़की साथ आई थी इसकी उम्र तो कम थी, इसे क्या पता कि तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे शौहर ने भी मुझे बातें ही सुनानी थी। उसने बहुत कहना था कि तुम्हारी पहले शादी हुई है, क्या तुम बच्चों को दूध पिलाती रही हो, या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए हैं। लेकिन अब मुझे ये सब सुनने की कोई आदत हो गई थी। जब भी मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी तो मेरे लिए कपड़े बन के आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी। उन्होंने कहा कि कपड़े पहनकर एक दफ़ा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया। इसने कहा कि अभी तो शायद पूरे आ भी जाए, लेकिन बाद में तो खुले करवाने ही पड़ेंगे, शायद 1-2 हफ्ते के बाद ही खुले करवाने पड़े। मेरी सास ने कहा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटी, ज़रूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर अल्लाह का बहुत बड़ा कदम हो रहा होता है, इसकी शादी हो रही होती है। जब वो रुखसत होती है, जब वो अपने घर में कदम रखती है, उस टाइम वो जो भी दुआ मांगे वो पूरी हो जाती है। उसका दुल मत दिखाओ। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गई और मेरी बहन की शक्ल ऐसे बन गई जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। पहली दफ़ा ऐसे लगा कि किसी ने मेरा साथ दिया, लेकिन वो तो आंखों से अंधी थी। अगर मुझे देख लेती तो शायद कभी भी मेरा साथ ना देती। मैंने अपने शौहर की तस्वीर देखी थी, वो मुझे शक्ल से ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाला लग रहा था। अब मुझे डर लगने लगा और मेरी सास ने भी मुझे बताया था कि मेरा एक ही बेटा है, बहुत ज़्यादा जज्बाती है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसलिए कुछ अच्छी सी शाबर शाकर सी लड़की चाहिए थी। मेरी रुखसती में बिल्कुल खामोश थी। मैं ऐसा लगता था कि जैसे कोई जिंदा लाश है। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी। आज मेरी सुहागरात थी, मेरा शौहर आने वाला था। मुझे पता था कि वो भी मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करेगा, पर मुझे सनसनी होगी और सारी ज़िंदगी ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मेरे शौहर ने जैसे ही कमरे में कदम रखा मैं तो डर गई। उसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रख दी और अब शलवार उतारने और कहा, उसने आगे बढ़कर मेरा घूंघट उठाया और कहा कि माशाल्लाह, और फिर कहा आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं हैरान हुई कि अभी सब कुछ नॉर्मल तरीके से ही क्यों चल रहा था। फिर उसने मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा रखा और मैंने कहा कि आपको अपना तोहफा पसंद आया। फिर वो मुझसे बातें करने लगा कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। रात भी गुजर गई, अगला दिन भी आ गया। मेरा शौहर अभी तक नॉर्मल था, फिर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, शायद कोई ऐसी शादी की बात मुबारक दे रहा था। मैंने उसकी बातें सुन ली। वो बदले में कह रहा था कि अल्लाह का बहुत करम है, मुझे बहुत अच्छी हमसफ़र मिली है, मुझे बहुत खूबसूरत है और पसंद भी है। मैं खुश हूँ उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने वाली है। ऐसी औरत को हर मर्द को चाहिए होती है। मेरे तो ख्वाब पूरे हो गए। मैंने हमेशा ऐसी ही बीवी मांगी थी जो इतनी ही खूबसूरत हो। फिर वो बीवी आपकी पसंद की हो या ज़िंदगी तो अच्छी गुजरती है ना। मैं हैरान हुई कि मैं इसकी पसंद की हूँ, इसकी बीवी होनी चाहिए। शादी के 3-4 दिन बाद मेरी अम्मी ने हम लोगों की दावत रखी। मैंने अपने शौहर के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी अम्मी ने फ़ौरन मुझे कहा कि ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं और ऊपर बड़ा दुपट्टा करना था। मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जो दुपट्टा है सूट के साथ था वो मैंने अच्छे तरीके से किया हुआ है और मेरे शौहर को ऐसा ही पसंद है। अम्मी ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा कि तेरे शौहर की तुझे 1 हफ्ते बाद में वापस छोड़ जाएगा। मैंने कहा 1 हफ्ते में क्या पूरी ज़िंदगी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे शौहर ने मेरी अम्मी को देखा तो कहा, क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थी। मेरे शौहर ने उनके सामने बहुत तारीफ़ें की। उसने कहा कि जब से उज़्मा मेरी ज़िंदगी में आई है मेरी तो ज़िंदगी मुकम्मल होगी। मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल कर रही थे। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वो मुझे बाहर घुमाने फिराने ले गया। उसने मुझे कोई बड़ी चादर करने को भी नहीं कहा। इसके पास गाड़ी थी। उसने कहा गाड़ी में ही तो बैठना है। बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था। बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मुझे मेरे कान में कोई बात कहता, फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फ़ोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता। मेरी अम्मी और मेरी बहनें ये सब कुछ देख रही थी और उनके चेहरे अजीब बने हुए थे। वो हैरान हो रही थी कि इसका शौहर तो इसको हाथ चला बना रखा रहा। ये सिर्फ शादी के शुरू ही में नहीं था। आज हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरे शौहर का रवैया अभी भी मेरे साथ ऐसा ही है। हम लोग बहुत ही खुश हैं। शायद मर्दों को इनकी सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता।
और उनको यही सब कुछ अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पे ज़ख़म लगाए, पर मेरे शौहर ने वो सारे ज़ख़म भर दिए। मुझे अच्छा शौहर मिल गया जो मेरा बहुत ख्याल रखता, और उसने आज तक कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना आप छोटा या कमतर महसूस